हेलो साथियों, आज एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों पॉलिटी का जो सेट नंबर 7 है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 6 यानी कि क्लास 6 हम पॉलिटी की डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उनको क्लासों को देख सकते हैं। ये 10,000 MCQ सीरीज चला रखी है, तो सना एजुकेशन जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर, इनमें से कौन सा संसद का सत्र नहीं है? तो मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र। इसका सही आंसर होगा, सभी विकल्प सही हैं, सारे विकल्प सही हैं। मानसून सत्र भी होता है साथियों। संसद के 3 सत्र लगते हैं प्रति वर्ष। भारत के संसद में 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र जो फरवरी, ठीक है, फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी टू मई तक चलता है। एक होता है मानसून सत्र, ठीक है, मानसून ये जुलाई से सितंबर के बीच चलता है, जुलाई से सितंबर के बीच चलता है। एक होता है शीतकालीन सत्र, ये साथियों नवंबर से दिसंबर तक चलता है, नवंबर से दिसंबर तक। तो याद रखना, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, बजट सत्र फरवरी से मई, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसद की प्रति वर्ष 3 सत्र होते हैं, ठीक है। संविधान राष्ट्रपति को एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक सदन की बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। 2 सत्रों के मध्य जो समय है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के मध्य का जो समय है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और संसद की बैठक 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार आवश्यक है। 1 साल में 2 बार, कम से कम 2 बार बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। तो बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? मैं इसका आंसर आपको पहले बता चुका हूँ। जो अस्तित्व में आई थी वो आई थी अप्रैल 1952 में। कब आई थी लोकसभा? अप्रैल 1952 में ये आई थी। 1951 और 52 में चुनाव हमें देखने को मिले हैं, 51 और 52 में, ठीक है। और 17 अप्रैल जो पहली लोकसभा का गठन हुआ है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कितना? 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पूरी 5 साल तक चली है और 4 अप्रैल 1957 इसको भंग कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना, पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? राजनीतिक दबाव समूह, उसका कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, जो सरकार चुनी हुई है उस पर दबाव डालना, ये ही लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य है, ठीक है। याद रखना, दबाव समूह का कार्य है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो पद है और सदस्यता है वो कौन निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ये निर्धारित करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्य कौन कौन होंगे, ठीक है। आर्टिकल जो 75 है, आर्टिकल 75 में संविधान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध के बारे में नियमों का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, परंतु करता कौन है? राष्ट्रपति करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ठीक है, तो कौन सा नहीं हो सकता? तो इसका होगा आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति इसका मूल रूप नहीं हो सकता। ठीक है, युद्ध हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है। ठीक है, और पहले जो था ये आंतरिक अशांति थी, इसको आर्टिक संशोधन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको चेंज करके इसका नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। अब आंतरिक अशांति नहीं है, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे, लेकिन अब 1978 के बाद जो संविधान संशोधन 44वां हुआ है उसमें आंतरिक अशांति को चेंज कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह के का द्वारा। अब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के द्वारा जो आपातकाल है उसकी घोषणा की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति जो प्रस्तुत करता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, आर्थिक मामलों के विभाग। जो आर्थिक मामलों के विभाग है वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, याद रखना, वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। एक नए राज्य में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए सभी संविधान में कैसा संशोधन होना चाहिए? तो याद रखना, साधारण। कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। ठीक है, नया राज्य बनाने के लिए। और नया राज्य आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है। ये जो नए राज्यों का निर्माण है, सीमा क्षेत्र है, राज्य को जो नाम में परिवर्तन है, वो सब आर्टिकल 3 के तहत दर्शाया गया है। और ये सब विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 2/3 ये विशेष बहुमत होता है, साधारण बहुमत 50+1 से। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, जिन्हें राष्ट्रपति करता है 12, वो पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा रुक्मणी देवी। ठीक है, कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल वो पहली महिला थी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत की गई थी। ठीक है, ये एक डांसर थी और इसने भरतनाट्यम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसने भरतनाट्यम के साथ साथ इसने साथियों जो मद्रास कला क्षेत्र फाउंडेशन उसकी स्थापना भी रुक्मणी देवी अरुणडेल के द्वारा की गई। ठीक है, भरतनाट्यम जो डांस है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है रुक्मणी देवी अरुणडेल का। जिस भी साथी ने हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सभी से छोटा सा गुजारिश है, पहले आप जाकर हमारा चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो है कानून बनाना। क्या है साथियों? विधायिका का कार्य ही क्या है? कानून बनाना। विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है, कानून को पास करना होता है। ठीक है, याद रखना, कानून बनाना विधायिका का कार्य है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो साथियों, कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई हैं, बलराम जाखड़ भी हुए हैं, जीएमसी बाल योगी भी अध्यक्ष हुए, लेकिन चंद्रशेखर हैं साथियों, ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, ये अलबत्ता भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है इन्होंने। 8वें जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है चंद्रशेखर ने, जो 1990 से 91 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? जिसके पास MLA यानी कि जिसके पास विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट होंगी, ठीक है, उसी के पास साथियों लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट होंगी और उसी के पास राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। तो याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी भेजता है साथियों? 31। कितनी सीटें भेजता है? 31 सीटें राज्यसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र देख लेते हैं, 18 राज्यसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश 10 हैं, 11 हैं। राजस्थान 10 हैं और हरियाणा में 5 हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है जो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अब खाली यहाँ दे तो रखा नहीं किसका है, तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष है तो उसका अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में आएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो अगर जब खाली अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो ये बात कर रहा है हमारे मंत्रिपरिषद की। किसकी? मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सिर्फ लोकसभा में। ठीक है, किसमें? लोकसभा। अगर याद रखना मैं महाभियोग की बात कर रहा था। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ये मंत्रिपरिषद के खिलाफ के विरुद्ध लाया जाता है, तो ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा। और इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 2/3+1 की आवश्यकता होती है। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कथन दे रखे हैं, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। लोकसभा एक स्थायी है, नहीं, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा स्थायी है, तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा एक अस्थायी सदन है। यह गलत है, इसका सही आंसर होगा लोकसभा एक अस्थायी सदन है। वो भंग हो जाता है 5 साल बाद या इससे पहले भी, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, वो स्थायी सदन है। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सीटें निर्धारित हैं? भारत में जो राज्यसभा है उसके लिए अधिकतम सीटों की बात करें वो हो साथियों 250 सीटें। ठीक है, मैं पहले भी कई बार क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। 250 सीटें वर्तमान में है, लेकिन 200 अधिकतम है और 245 सीटें वर्तमान में हैं, जिनमें से 233 लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। वो कला से हो सकते हैं, वो खेल से हो सकते हैं, वो संगीत से हो सकते हैं, वो सामाजिक कार्य से हो सकते हैं, उनमें से किसी को भी राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए चुनता है। तो याद रखना 250 अधिकतम है, वर्तमान में 245 हैं। ठीक है, 12 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नामित करता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति किन को नामित करता है? जो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया हो जिन्होंने। ठीक है, कैसे योगदान दिया? उत्कृष्ट योगदान दिया हो, उनको शामिल करता है। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? अधिकतम की बात कर लें तो साथियों 252। ठीक है, 252 सीटें अधिकतम निर्धारित हैं, जिसमें ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितनी अधिकतम सीटें? 252 हैं। इनमें अधिकतम जो 530 सीटें हैं
ये साथियों राज्यों से निर्वाचन से संबंधित हैं, और 20 जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ठीक है, 2 सदस्य इंग्लो इंडियन होते हैं, इंग्लो इंडियन, लेकिन फ़िलहाल इनको ख़त्म कर दिया गया है। इनकी जो 2 इंग्लो इंडियन थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अधिकतम सीटें निर्धारित की गई हैं तो 252। ठीक है, कितनी? 252। लेकिन वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में है 545। कितनी है? 545। सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे ज़्यादा यूपी के पास। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? विधायकीय जो सत्र है उसको स्थगित करने की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये अधिसूचना जारी करता है कि जो विधायी सत्र है वो स्थगित किया गया है। सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जो संसद के सदन होते हैं उनको सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और संसद के प्रथम अधिवेशन और सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सत्र कहा जाता है। लेकिन ये जो सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। याद रखना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन सी है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? वो है प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो उसके पास वास्तविक कार्यकारी अध्यक्षता, वास्तविक शक्ति होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो याद रखना, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और जो वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास। इसलिए लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था किसे माना है? प्रधानमंत्री को। भारत में नए राज्यों का गठन होता है। जो नए राज्य हैं साथियों उसका गठन कैसा होता है? सरल बहुमत या साधारण बहुमत के कारण। ठीक है, सरल बहुमत या साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन होता है। आर्टिकल 3 में, ठीक है, आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की सीमा चेंज करना, नाम में परिवर्तन करना, इन सब के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा उसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? उसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, और सारे सदस्य जो चुने जाते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं। हर वर्ष, हर साल लोकसभा से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति, लोकसभा। ठीक है, प्राक्कलन लोकसभा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। डैश संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है। ठीक है, निर्धारित उपकरण संसद के सदस्य के लिए औपचारिक रूप से मतलब ये चीज़ निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा शून्यकाल। क्या होगा? शून्यकाल। प्रश्नकाल का जो ठीक बाद का समय होता है वो शून्यकाल में आता है। जो 12 से 1 के बीच का समय होता है वो शून्यकाल होता है। ठीक है, और इसका जो संसद की प्रक्रिया या नियम है उनमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्या नहीं है? कहीं भी उल्लेख इनका हमें देखने को नहीं मिलता शून्यकाल का। और ये शून्यकाल जो शब्द है ये भारत की देन है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो याद रखना शून्यकाल ये जस्ट प्रश्नकाल के बाद होता है 12 से 1 बजे के बीच। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं
वो कभी भी अपना मत नहीं डालते, उनका मत निर्णायक मत होता है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका मत जो होता है उसको निर्णायक मत भी बोला जाता है। क्यों? जब जब कभी भी सदस्यों की संख्या बराबर हो जाती है तो जो निर्णायक मत होता है, जो निर्णय करेगा वो सिर्फ अध्यक्ष का होता है। ठीक है, याद रखना, अध्यक्ष का होता है। भारतीय संसद के सदनों का 17वां और किसके द्वारा किया जाता है? 17वां मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। स्थगित और 17वां का जो कार्य है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो कार्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कार्य निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है और लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो है उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और ये वास्तविक कार्यकारी शक्ति इसके पास होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, नहीं। वह दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए उसको। 30 वर्ष की आयु कम से कम उसको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम नहीं, 25 की कम से कम, एक मिनट, कम से कम 30 वर्ष की आयु उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो कम से कम 30 वर्ष की आयु कम से कम उसकी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। ये बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 3, और ऑप्शन 2 गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3 दोनों। भारतीय संसद को कम से कम मिलना चाहिए, अभी मैं पहले बता रहा था, जो हर वर्ष जो सत्र का जो 3 सत्र संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और हमेशा जो 2 सत्रों के बीच का समय है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ वर्ष में 2 बार कम से कम जो संसद है ये उसको मिलना चाहिए। कितनी बार? कम से कम 2 बार। ठीक है, याद रखना, 2 बार मिलना ज़रूरी है। याद रखना, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का जो समय है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? किस स्थिति में सदस्य की सीट को रिक्त यानी खाली घोषित कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, उनके लिए वो कम से कम 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है तो उसकी जो सीट है वो रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि उसके खिलाफ, इसका आर्टिकल 101 में उन परिस्थितियों का वर्णन है जिसमें सदन भारतीय संसद में किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित करता है। ठीक है, रिक्त घोषित करता है। कितनी अनुपस्थिति होनी चाहिए? 60 दिन से अधिक। भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामत, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, याद रखना, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है साथियों, बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में, जुलाई से सितंबर, नवंबर से दिसंबर। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? अगर कभी भी दोनों विशेष हमें बैठक बुलानी पड़ जाए तो उन दोनों सदनों को जो संयुक्त बैठक करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष।
जो आर्टिकल 108 है, 108 है, उसमें संयुक्त बैठकों का जिक्र किया गया है। ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए किया गया है, संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती हैं। और उनके जो अध्यक्ष होगा, उनके जो संयुक्त बैठक को आहूत करेगा, वो करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। नहीं, बैठक को सॉरी बैठक है उनको आहूत करेगा, आहूत मतलब बुलाएगा, वो बुलाएगा राष्ट्रपति, और उनकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर आहूत करने की बात कर रहा है, बुलाने की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर आहूत यानी कि बुलाने की बात कर रहा है, विशेष बैठक आयोजित कराने की बात कर रहा है, तो है भारत के राष्ट्रपति। अगर अध्यक्षता की बात कर रहे हैं, दोनों बैठकों की, संयुक्त बैठकों की जो अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ आहूत आया है। ठीक है, आहूत का मतलब बुलाना, तो वो है भारत के राष्ट्रपति। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? मतलब पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। ध्यान रखना, धन विधेयक, वित्त विधेयक, दो विधेयक ऐसे हैं जिन्हें कभी भी बगैर या बिना अनुमति, राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर इनको कभी भी प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक हम जो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के भी प्रस्तावित कर सकते हैं। किसको? साधारण विधेयक को। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यानी कि शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? किसका? मंत्रियों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा, जो मंत्रियों के लिए शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 में के अनुसार एक मंत्री को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति की जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और शपथ के बारे में जो अनुसूची है वो 3री अनुसूची पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसके जो कानून बनते हैं उस समय आपातकाल के दौरान, तो आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद वो कानून ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 6 माह। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो कौन सा अंग है? न्यायपालिका, संचार माध्यम, विधेयिका। जो विधेयिका है साथियों, विधेयिका, इसमें जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और विधेयिका का काम होता है कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना। इसका कार्य किसका है? विधेयिका को। ठीक है, तो याद रखना, कानून बनाना। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब आपातकाल लगा था, तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये जो आपातकाल था, ये साथियों 19 महीने, लगभग 19 महीने तक ये आपातकाल रहा था। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण ये आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फ़खरुद्दीन। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद।
उस समय के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये जो आपातकाल लगा था 26 जून 1975 से 26 जून 1975 से, ठीक है, 21 मार्च 1977 तक ये रहा था। तो याद रखें लगभग 19 महीने। चरण सिंह साथियों सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन उस समय क्वेश्चन आहूत था, बुलाना नहीं था, आहूत करना। तो याद रखना संसद के जो सदन हैं उनको बुलाने ये जो शक्ति किसके पास है, तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। दोनों सदनों को एक साथ बुलाने के लिए जो एक साथ बुलाने की शक्ति किसको है, यानी संयुक्त बैठक है, जो आर्टिकल 108 में है, वो किसको प्राप्त है? वो राष्ट्रपति को। लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की जो संसद है साथियों, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक, और राष्ट्रपति। जो संसद है 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, सरल, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इन दोनों राज्यसभा लोकसभा से कानून पास होते हैं, और राष्ट्रपति अगर उन पर सहमति जताए हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर की बात कर लेते हैं तो है साथियों लोकसभा, क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। कौन आते हैं? प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। निचला सदन, लोकप्रिय सदन, निचला सदन, लोकप्रिय सदन, पॉपुलर चैम्बर, ठीक है, अस्थायी सदन इसको बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, आर्टिकल 108 में है, और बुलाने का कार्य कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और अध्यक्षता की बात आ जाए तो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और संयुक्त बैठकों के लिए आर्टिकल 108 मैंने आपको बता दिया है। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक नियम नंबर पूछ रखा है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं हैं, तो इसका सही आंसर होगा 193। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? इसका साथियों अंतिम निर्णय जो डिसाइड करता है वो करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक धन है या नहीं। धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कभी भी पेश नहीं किया जा सकता। इसको पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, और धन विधेयक आर्टिकल 110 में इनके बारे में बताया गया है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? अभी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जो शून्यकाल है, कौन सा? शून्यकाल। ये शब्द भारतीय संसद ने विश्व संसद को दिया है। तो ये प्रश्न काल के जो तुरंत बाद का समय होता है 12 से 1 के बीच, इसी को हम बोलते हैं शून्यकाल। और इसका कहीं भी संविधान के जो नियम हैं या जो प्रक्रिया नियम हैं उनमें कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया गया। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्य कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? जो लोकसभा के सत्र आयोजित किए जाते हैं वो 3 किए जाते हैं। नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 2 मानसून सत्र,
नंबर 3 शीतकालीन सत्र, बजट सत्र अप्रैल से मई, मानसून सत्र जुलाई सितंबर, और शीतकालीन सत्र हो जाएगा हमारा नवंबर से दिसंबर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 के 3 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या होनी चाहिए। तो 1/10वां भाग है, कौन सा? 1/10 या 10वां हिस्सा, वो संसद की कार्रवाई शुरू करने के लिए कंपलसरी है। इसको कोरम बोलते हैं। कोरम क्या बोलते हैं? कोरम। ठीक है, याद रखना, कोरम 1/10। अगर 1/10 सदस्य नहीं है तो हम संसद की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। जैसे अगर टोटल संख्या 552 है तो उसके लिए कम से कम 55 सदस्य ज़रूरी हैं लोकसभा में, तभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो याद रखना 17 अप्रैल को। मैंने आपको बताया था 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था, लेकिन 13 मई, एक मिनट, जो 13 मई 1952 है, इसको जो लोकसभा की पहली बैठक शुरू हुई थी। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को तो साथियों लोकसभा का गठन हो गया था। ठीक है, पहली लोकसभा का, लेकिन पहली जो बैठक होती है वो 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा में पर्सनों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? कौन सा पर्सन स्वीकार्य है, कौन से स्वीकार्य नहीं है? तो इसका कार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष का, या अध्यक्ष का ये कार्य होता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष का ये कार्य होता है, कौन से पर्सन पर डिस्कशन होगा और कौन से पर नहीं। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियां और सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान अनुच्छेद डैश में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद आर्टिकल है? आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 में सदनों, समितियां, सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार, बचाव के बारे में मुख्य रूप से दर्शाया गया है। संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया। तो 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को पेश किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1993। 23 दिसंबर 1993। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह की याद में। तो याद रखना 23 दिसंबर 1993 को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी। संसदीय कार्रवाई में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? तो प्रतिदिन कितने मामले उठा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 20। प्रतिदिन 20 मामले ही उठा सकते हैं। लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीके से वह तथ्य जो क्रम में नहीं है। ठीक है, वह तथ्य जो क्रम में नहीं है वो है 377। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले रक्षा मंत्री कौन रहे हैं? वो हैं बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। ये भारत के पहले रक्षा मंत्री
रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? ठीक है, राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो प्राक्कलन समिति है उसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य। लोकलेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लेकिन जो प्राक्कलन समिति है उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और उन सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और व्यक्तिगत रूप से बात कर लेते हैं तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। तो लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75 में ये चीज़ बताई गई है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये कौन था? 17वीं जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो इसका याद रखना, ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 31। राज्यसभा के लिए 31, 18 महाराष्ट्र के लिए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 67 से 69, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो मोरारजी देसाई की जो जगह ली थी वो किसने ली थी? तो इसका सही आंसर होगा साथियों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा समय का रहा है। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, इसलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को माना जाता है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह ने कभी भी जो बैठक होती हैं उनका सामना नहीं करा है, लोकसभा बैठक का कभी सामना नहीं करा है। तो याद रखना, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री रहे हैं, देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें पॉलिटी का जो चाणक्य बोला जाता है, राजनीति के चाणक्य बोला जाता है। आज के लिए साथियों अभी यहीं तक। इससे आगे आपको पार्ट 7 आएगा, 6 आएगा, और उसमें आपको और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।